We continue to discuss Chemistry Board Exam Paper 2024, and in this video we are going to discuss section B of all the three sets 1, 2 and 3. So let's start the video and find out your answer. Like previous video, we are going to discuss first set 3 and then 2 and 1. So check out the question number 17. Carry out the following conversion. तो इस प्रॉब्लम में यहाँ पे दो कन्वर्जन आपको करने हैं, जिसमें पहला है नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में चेंज करना है। ये एक स्टेप का रिएक्शन होगा, जिसमें सबसे पहले आप लिखोगे नाइट्रोबेंजीन और इसका करना है आपको रिडक्शन। रिडक्शन के लिए कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम आयरन यूज कर रहे हैं HCl के साथ। ये चेंज हो जाएगा NH2 में। दिस वन इज एनिलीन। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे इसको। दूसरा एनिलीन को चेंज करना है फिनॉल में। एनिलीन बेंजीन पे NH2 ग्रुप। तो सबसे पहले इसको बनाना है डाईएजोनियम सॉल्ट। तो इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं HONO के साथ। ये बन जाएगा डाईएजोनियम सॉल्ट। उसके बाद इसका कर देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे, इसके ऊपर आ जाएगा OH ग्रुप एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। अब इसी का R वाला पार्ट है, जिसमें कह रहा है राइट द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईमिथाइल अमाइन, दिस वन इज द 2 डिग्री अमाइन, एंड इथाइल अमाइन, जिसको हम लोग इथेनामाइन बोलते हैं। दिस वन इज 1 डिग्री अमाइन, and always 1 degree amine is distinguished from 2 degree and 3 degree by the कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम इसका रिएक्शन करा देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ along with KOH and it is converted into isocyanide, means ethanamine is changed into CH3CH2NC and it is a bad smelling compound, और उसी bad smell से इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसका सेकंड है write the product formed when benzene diazonium chloride is treated with Ki. It is very simple reaction. You take diazonium chloride means N2 plus Cl minus, and the reaction is carried out with Ki. Benzene is substituted by iodine and you get iodobenzene. यहाँ पे I आपको अटैच कर देना है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 17। Then we are moving to question number 18. Define the following term. यहाँ पे दो टर्म आपको डिफाइन करने हैं, जिसमें एक है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एक है फ्यूल सेल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है, एक मोल किसी भी सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और डाइल्यूशन का इफेक्ट आप जानते हो, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन अप्रोचेस टू जीरो। और जब आप कंसंट्रेशन अप्रोच करोगे जीरो की तरफ, तो वहां पे कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। उसी मैक्सिमम कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसके ऊपर भी डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी का दूसरा पार्ट है, जिसमें आपको फ्यूल सेल को डिफाइन करना है। तो फ्यूल सेल इज स्पेशल टाइप ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द कंबशन ऑफ द फ्यूल। यहाँ पे इस सेल के अंदर हम फ्यूल पास करेंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो यहाँ पे जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं उसमें हाइड्रोजन यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं, मीथेन यूज करते हैं। तो जो सबसे जनरल यहाँ पे फ्यूल सेल है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है, जिसको पूरे स्पेस प्रोग्राम में यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको उसका एग्जाम्पल लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 19 है क्लासिफाई द फॉलोइंग शुगर इनटू मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स आर ऑल दोज व्हिच नेवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट ही रहता है। एंड इन डाइसेक्राइड व्हेन हाइड्रोलिसिस इज कैरिड आउट देन इट गिव 2 मोनोसेक्राइड्स। यहाँ पे जो सुक्रोज है 2 मोनोसेक्राइड ये जनरेट करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसलिए डाइसेक्राइड में आ जाएगा। जो लैक्टोज होता है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज होता है, इसलिए ये भी डाइसेक्राइड में आएगा। और ग्लूकोज ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इसलिए मोनोसेक्राइड है। एंड फ्रक्टोज इज आल्सो नेवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस, सो इट इज आल्सो अ मोनोसेक्राइड। ये दोनों मोनोसेक्राइड हो जाएंगे और ये दोनों डाइसेक्राइड हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक न्यूमेरिकल है जिसको सॉल्व करना है। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फील्ड विद, ये पहला कंसंट्रेशन जिसके लिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम, और इसी का यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखा है ये। और एक दूसरा सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है 0.05, इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है और कह रहा है कि इसका कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बता दीजिए। तो कंडक्टिविटी मतलब आपको कप्पा निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी डेल एम सी निकालना है। तो इन्हीं दोनों का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो आप जानते हो R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, और आपको पता है यहाँ की जो रो है उसका रेसिप्रोकल होता है ये कंडक्टिविटी, क्योंकि रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी एंड द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो अगर हम यहाँ पे R और रो का रिलेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R1 बाई R2 इक्वल टू रो 1 बाई रो 2।
और अगर इस रो को आप लिखना चाहो कंडक्टिविटी के बेस पे तो कंडक्टिविटी और इस रेजिस्टिविटी का उल्टा हिसाब होता है, इसलिए आप लिख सकते हो R1 बाई R2 इक्वल टू K2 बाई K1। इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेल कांस्टेंट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसलिए इसको कैलकुलेट आपको करना नहीं है। तो पहला R1 यहाँ पे है 200, R2 है आपका 620 इक्वल टू, यहाँ पे K2 आपको बताना है, K1 की वैल्यू दिया हुआ है 0.0248। यहाँ से K2 आपको मिल जाएगा, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 248 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 20 बाई 62। 62 इसको पूरा कट करेगा 4 टाइम में, तो आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻4 मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, अब इसी को यूज करके आपको बताना है डेल एम सी। तो डेल एम सी इक्वल टू होता है कपा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। तो कपा की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 1000 कर देंगे, और नीचे कंसंट्रेशन आप निकाल रहे हो किस वाले का, 0.05 वाले का, लिखना है 0.05। ये 1000 और 10⁻⁻3 कैंसिल हो जाएगा, 2 डिजिट पे डेसिमल है इसलिए ऊपर लिख देंगे 800, नीचे लिखेंगे 5। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो 160 आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपको लिख देना है, और यूनिट आप जरूर लिखोगे, नहीं तो यूनिट के नंबर कट हो जाते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 75% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू आप लिखते हो के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। तो के आपको बताना है 2.303, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 40 मिनट, आप मिनट में यूज करोगे तो आंसर मिनट में ही आपको लिखना पड़ेगा। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले लेते हैं क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, और 75% डिकम्पोज हो चुका है, तो नीचे हम लोग लिखते हैं जो अमाउंट यहाँ पे लेफ्ट रहता है। तो जब 75% डिकम्पोज हो जाएगा तो 25 बचेगा, इसे 25 लिखना है। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 4। लॉग 4 की वैल्यू मेंशन है, इसको यूज कर सकते हो, या फिर इसको 2 log 2 लिखोगे तो log 2 की वैल्यू दिया गया है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे यूज करोगे। 2.303 बाई 40 इंटू हम लोग log 4 यूज कर लेते हैं डायरेक्ट 0.6। इसी को आपको सॉल्व कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जब कंप्लीट सोल्यूशन आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.45 इंटू 10⁻⁻2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया कंप्लीट आपका सेक्शन बी, और ये है आपका सेट 3। अब हम लोग चलते हैं सेट 2 पे, तो उसमें प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब जो प्रॉब्लम वहां पे सेम होगा उसको हम स्किप करेंगे, जो नया होगा उसको हम केवल डिस्कस करेंगे। तो सेट 2 में यहाँ पे सेक्शन बी में फर्स्ट प्रॉब्लम है डिफाइन द फॉलोइंग, उसमें फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिफाइन करना है और कोरोजन। सेट थर्ड में ये वाला प्रॉब्लम था लेकिन डिफाइन करने के लिए कुछ और था, इसलिए पहले इसको डिफाइन करते हैं फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। So according to Faraday's second law of electrolysis, when same amount of electricity is passed through the different electrolytes, the amount of different substances deposited over the electrode is directly proportional to the equivalent mass। और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो वहां पे किस इलेक्ट्रोड पे कितना मेटल डिपॉजिट होगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। जिसका जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होता है उतना ही ज्यादा वो डिपॉजिट होता है। ये फेराडे का सेकंड लॉ। सेकंड डिफाइन करना है कोरोजन, एंड वी नो दैट इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। In air, different gases are present which react directly with the metal and form different compounds like oxide, sulfide and carbonate। तो इसी प्रोसेस को कोरोजन बोलेंगे, और कोरोजन जो आयरन का होता है उसको हम लोग स्पेशली रस्टिंग भी बोलते हैं, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पुराना है जो उस सेट में हमने डिस्कस कर रखा है, इसलिए इसको यहाँ पे स्किप करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, show that in case of a first order reaction the time taken for completion of 99% of reaction is twice the time required for 90। वहां पे भी काइनेटिक्स का एक प्रॉब्लम था लेकिन उससे प्रॉब्लम ये अलग है, इसलिए इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन में आपको जो टाइम है उसको रिलेट करना है, इसलिए हम दो अलग अलग कंडीशन को रिलेट करने जा रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे 90 के लिए 2.303, टाइम लिख देते हैं T90। तो लॉग लिखोगे इनिशियल 100, और रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाएगा तो बचा अमाउंट होगा 10, और इसको इक्वेट कर देंगे 2.303 बाई टाइम को अब लेंगे 99, T99 लिख रहे हैं, लॉग स्टार्टिंग 100, और जब 99 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट होगा 1, और डिवाइड में 1 का कोई मतलब होता नहीं है, मतलब ये लॉग 100 है।
यहाँ पे log 10 है, 2.303 को कैंसिल कर देंगे, 1/T90 इंटू log 10, और इसको लिखोगे 1/T99 इंटू log 100 को लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, जिसको लिख देंगे 2 log 10। ये log 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T99 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू T90। ये सॉल्व हो गया। जो T99 वाला टाइम है वो T90 वाले टाइम का डबल है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। नाइट्रोबेंजीन से एनलीन, ये उस वाले सेट का प्रॉब्लम है। एनलीन से फिनाल, ये भी उस सेट में है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। राइट केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईमिथाइल अमाइन एंड इथेनामाइन, ये भी उस पेपर में था। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन दिस, ये भी वही है, रिपीटेड। फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, यहाँ पे इसको क्लासीफाई करना है मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हैं जो चेंज किए गए हैं, इसलिए इसको डिस्कस करना है। फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, लैक्टोज डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड एंड माल्टोज डाइसेक्राइड। इस तरीके से इसको क्लासीफाई कर देंगे। ये तो हो गया आपका सेट 2। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेट 1 पे। तो सेट 1 में यहाँ पे दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन उन दोनों सेट से अलग है। तो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। कोलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। According to this, the molar conductivity at infinite dilution of any electrolyte is the sum of ionic conductivity of different constituent ions present into the electrolytic solution। ये कोहलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन हो गया। उसके बाद है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस the amount of any material deposited over the electrode is directly proportional to the amount of current passed through the electrolytic solution। यहाँ पे आपको लिख देना है जो अमाउंट होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। ये फर्स्ट लॉ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे भी आपको मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड में क्लासीफाई करना है। लैक्टोज लिख देना डाइसेक्राइड, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, लैक्टोज डाइसेक्राइड और माल्टोज डाइसेक्राइड। ये भी कॉम्बिनेशन उन्हीं के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसमें फ्रक्टोज नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। नाइट्रोबेंजीन से एनलीन पुराना वाला है, एनलीन से फिनॉल ये भी पुराना वाला है, ये डिस्कस हो चुका है। राइट केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईमिथाइल अमाइन एंड इथेनामाइन, ये पुराना वाला है। कार्बाइलामाइन टेस्ट। और प्रोडक्ट बताना है डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन KI से होगा, ये डिस्कस हो चुका है, आप पीछे वाले में देख सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल अभी हमने डिस्कस किया, सेट 2 में था, और ये न्यूमेरिकल तीनों सेट में है। तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरीके से सेक्शन B ये कंप्लीट हो गया। आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो सेक्शन C डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।